Dharmendra Pradhan ji on the big stage of the India Economic Conclave. A big round of applause for the Minister. Ladies and gentlemen. धर्मेंद्र प्रधान जी, पहले तो आपको बधाई दे दूं। हरियाणा के आप इंचार्ज थे और हरियाणा में सीधा लोकसभा की मायूसी के बाद छप्पर फाड़ के सीटें मिली और फिर महाराष्ट्र ने उसके ऊपर चार चांद लगा दिए। तो पहले तो ये बताइए कि जो डिस्पोंडेंसी, थोड़ा सा बैड मूड हो गया था लोकसभा चुनाव के बाद, अब सब ठीक है? कि लोगों के मन में एक रियलाइजेशन हुआ, हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए था। एक देश की अंदर एक और इफेक्टिव और डिसाइसिव सरकार बनती तो अच्छा होता। ऐसे ही एनडीए को बहुत ही एक डिसाइसिव मैंडेट मिला। उस समय में थोड़ा हम लोगों को लगा थोड़ा और 60-70 सीट हम डिजर्व करते थे। हम 360 तक हम आराम से जाना चाहिए था। कभी कभी होता है, लोगों की जनादेश सर्वोपरि होता है, लेकिन लोगों के अंदर हम थे, इसीलिए हम हरियाणा और महाराष्ट्र, ये दोनों केवल नहीं है, जम्मू कश्मीर के रिजल्ट को भी देखिए। ये सारे इलाका में, और मैं कहूँ, मैं झारखंड में हमको पराजय स्वीकार करना पड़ा, लेकिन मैं इन दिनों में झारखंड भी जाके आया हूँ। जो बेसिक वोट है, लोगों की विश्वास भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटूट है। ये इस बार की जो राज्यों की चुनाव हुआ, ये उसकी प्रमाण है। मैं पूछना चाहूंगी कि हाउ डू यू मैनेज दिस, क्योंकि हरियाणा में ऐसा कभी किसी ने नहीं सुना था कि तीसरी बार एक सरकार चुन के आए। पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी था, सीटें कम हुई, अलायंस पार्टनर की जरूरत पड़ी और इस बार उससे ज्यादा सीटें चुनकर आई हरियाणा में। महाराष्ट्र में भी सेम स्टोरी, तीसरी बार आपकी सरकार चुन के आई। तीसरी बार विक्ट्री, और लोकसभा में भी तीसरी बार विक्ट्री हुई। ये रेयर अपॉर्चुनिटी होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इसका कोई खास सक्सेस फॉर्मूला है आपके पास? विश्वसनीयता, भरोसा, नेतृत्व और उसकी नीति के प्रति लोगों की जब भरोसा हो जाती है, ऐसे ही होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र में है। हमने जहां भी हमको सेवा की अवसर मिला, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन बिहार हो, बिहार में एनडीए को लगातार, जो हमारी वहां फॉर्मूला नीतीश बाबू के नेतृत्व में 2005 से है, तब से हम लोग ज्यादातर समय हम ही लोग ही जीते हैं। देश में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट, इसकी एक मॉडल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने खड़ा किया है। और अभी जिस चुनाव के बारे में आपने नाम लिया, इसमें मैं कहूं ये सब तो प्रो इनकम्बेंसी वोट था। आपने सही कहा, 3 बार हम लगातार केंद्र में सेवा करने का अवसर मिला। महाराष्ट्र में हमारा तो तीसरी लगातार विजय है। हमको 14 में विजय मिला था, 19 में भी मिला था और अभी भी 24 में मिला, हरियाणा में भी ऐसे मिला। ये लोगों की जब भरोसा हो जाती है, लोग अपने अच्छाई के लिए प्रो इनकम्बेंसी वोट भी करते, जो हमारी नसीब में इस बार लिखा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एजुकेशन फाउंडेशन देती है किसी भी नेशन के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन पॉलिसी जो आपने सोची, क्या इसमें जो आपने विजन देखा था इससे पूरा होता हुआ नजर आता है? या कुछ सवाल जो लोग खड़े करते हैं कि भारत विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न राज्यों का देश है, तो वन एजुकेशन पॉलिसी, वन साइज मे नॉट फिट ऑल। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि वन एजुकेशन पॉलिसी फॉर एंटायर नेशन। हमने ये कहा, देखिए इसमें तो इस एजुकेशन पॉलिसी की विशेषता क्या है। 34 साल के बाद, आफ्टर 34 इयर्स, भारत में एक महत्वाकांक्षी एम्बिशियस मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें पहली बार यह कहा गया
भारत की सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषा, वो पंजाबी हो या बंगाली हो, गुजराती हो या उड़िया हो, तमिल हो या हिंदी हो, सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट अभिमत है। कल ही हम भारतीय भाषा दिवस मनाए हैं। 11 दिसंबर को हम सुब्रमण्यम भारती की जन्मदिन के अवसर पे भारतीय भाषा दिवस मनाए। उसकी मूल फिलोसफी यही है, भारत में अनेक भाषा की लोग हैं लेकिन सबकी आत्मा एक है। इसी को हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा संबंध में कहा है। ये कोई अंतर विरोध नहीं है, एक सीमित दृष्टिकोण जो मैकॉले पद्धति के कारण हमारे देश में पिछले 2 दशकों में चली, इसके ऊपर हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड मॉडल, एक होलिस्टिक मॉडल, भारतीय मॉडल हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सामने लाया है, जिसमें अमूमन सभी राज्यों की, सभी स्टेक होल्डर्स की सहमति है। लेकिन जयराम रमेश जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि आप एक कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म चला रहे हैं। जब NEET जैसे बोर्ड सेंटर से ऑपरेट होंगे ना कि स्टेट से, तो कहीं ना कहीं आप स्टेट्स के पावर्स छीन रहे हैं। देखिए, जयराम रमेश जी एक इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज व्यक्ति है, मैं मानता हूं। इसीलिए ये उन्हीं की राज्य, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जयराम रमेश जी मेरे आदरणीय उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं बड़े भाई कहूंगा, लेकिन अच्छे शब्द संयोजना करने से अपने विद्वता का परिचय नहीं होता है। आप कहना क्या चाहते हो? आपकी राज्यों की सरकार क्या कर रहे हैं? आप तमिलनाडु में किसी एक ग्रुप को खुश करने के लिए, आप आपकी राजनीतिक सहयोगियों को खुश करने के लिए आप नीट की मौका परिस्थिति से विरोध करते हो। आपके शासित राज्य में नीट लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है? तेलंगाना में आपकी सरकार चल रही है, नीट वहां ग्राह्यता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आपकी शासन चल रही है, वहां नीट नहीं है। कल तक अब राजस्थान में थे, वहां नीट में बच्चे पढ़ते नहीं, परीक्षा नहीं देते थे। आपकी एक मूल उद्देश्य जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वो कहते हैं, कॉन्फ्रंटेशन को एक मुद्दा बनाए हैं। देखिए, एक हमारी लोक भाषा में कहा जाता है, जो सो के जग के सोया होगा उसको कोई नहीं जगा सकता है। इसलिए जयराम रमेश साहब उस प्रकार की एक भ्रम में जीने वाले तत्व है। वो लोग उनको इसीलिए तो तीसरी बार 100 भी पार नहीं करवाया। नाविका जी, इस बात को ध्यान रखो। अब तो हो गया वायनाड के बाद। वायनाड को एक्सचेंज हुआ ना 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 एक्सचेंज हुआ। नांदेड़, अच्छा चलो, गलती से। अच्छा, अब वो 100 टच हो गया तो गलती से हुआ। देखो, कहा मैंडेट तो मिलता है, मान बहुमत तो होती है 272 से, 272 से। अब इस पार्टी की हसर को देखो, लगातार तीसरी बार। ये सब जो देख रहे हो ना आप, वो जो कॉन्फ्रंटेशन की बात कहते हैं, ये उनकी जो पार्लियामेंट में जो सीन बनते दिख रहा है, ये उनकी बार बार राष्ट्रीय स्तर पे और राज्यों में उनकी राजनीतिक दिवालियापन की ये कुंठा, उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके सामने आ रही है, उनकी जुबान पे आ रही है। लेकिन 400 पार करने से तो थोड़ा रोक दिया उन्होंने आपको। वो तो रणनीति है। देखिए, उनके कारण नहीं हुआ है। हम अपना, इसलिए तो हमने जो हरियाणा और महाराष्ट्र में उसको हमने देखो, हमने फिर तो किया। ऐसा नहीं, देखो राजनीति में कभी कभी रणनीति होती है, रणनीति कभी कभी पे चूक हो जाती है, उसमें स्वीकार करने में कोई विषय नहीं। और राजनीति की रणनीति को ऊपर नीचे करने की मालिक जनता होती है। हम हार को भी स्वीकार करते हैं, जीत को नम्रता से जिम्मेवारी मान के भी चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई हमको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ने धोखा दे दिया, हम हार गए। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आप बाजीगर हैं। नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं और हमारी नेता उस विषय में बहुत स्पष्ट है। हम सेवक हैं। हम लोगों की प्रजातंत्र में कोई बाजीगर वगैरह नहीं होता है, ये तो ऊपर नीचे होते रहता है। हम भी हारते हैं। अरे भैया, हम तो जमानत बचने में खुशी होने वाले ग्रुप थे। इस बार चुनाव में हमारे जमानत बच गई, चलो अगले बार देखेंगे, फिर हम काम पे लगते थे। 2 सीट से आज हम तीसरी बार लगातार अटल जी के नेतृत्व में 2 बार चुनाव जीते।
फिर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार चुनाव जीते। इसलिए हम तो हमारी मॉडल को लोगों ने स्वीकार किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन के एरिया में आपने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन को एक पहली यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसने इंडिया में कैंपस रखा है अगस्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, आपको लगता है कि दिस विल हेल्प द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? देखिए, हमें हमारी देश की बच्चों को एक इंटरनेशनलाइजेशन की ओर ले जाना पड़ेगा। केवल साउथहैम्पटन नहीं, गुजरात में, गुजरात की गिफ्ट सिटी में 2 यूनिवर्सिटी, उलोंगम एंड डिकेन, दोनों यूनिवर्सिटी वहां अपना कैंपस, ये दूसरी साल होगा वह उनको चलने में। ऑस्ट्रेलिया की, यूके के, अमेरिका के बड़े रेपुटेड यूनिवर्सिटी भारत के साथ बात कर रहे हैं, यूजीसी के साथ बात कर रहे हैं, राज्यों में अपने पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। रिसर्च इलाका में भारत एक नॉलेज सेंटर होने के कारण, ग्लोबल नॉलेज सेंटर होने के कारण इसकी अंदर बहुत शक्ति लोग दिखते हैं। और हमें भी अपने विद्यार्थियों को, हमारी बच्चों को भारत में ही एक ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहते हैं। विश्व अभी छोटा सा गांव बन गया है। दुनिया की क्या क्या एस्पिरेशन है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, हम भारत से ही केवल रह के चिंता नहीं कर सकते हैं। हमारी बच्चे बाहर भी जाते हैं, डीप टेक रिसर्च करते हैं, जाके वहां जाके इनोवेटर बनते हैं। हम, प्रधानमंत्री जी की सपना है भारत में इनोवेशन को, रिसर्च को एक सर्व लोगों की विषय बनाए, सभी विद्यार्थियों की विषय बनाए। इसलिए हमें इंटरनल कंपटीशन की आवश्यकता। हमारे आईआईटीज आज ग्लोबल हो रहे हैं, हमारी एनआईटीज अपने पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, हमारी आईआईएम आज ग्लोबल 20 स्कूल की ग्रेडिंग में अच्छे नंबर्स पे आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में ह्यूमैनिटीज की कोर्सेस विश्व में प्रिय है, उसके आकर्षण है। लेकिन इतने में हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें हमारी नई पीढ़ी को भारत में ही एक ग्लोबल एक्सपोजर देने की दायित्व हमारी है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में रेकमेंड किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं यूजीसी अभी नया फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस लाया, जिसके कारण भारत बीइंग ए नॉलेज सेंटर, दुनिया की यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की, लीडरशिप की आकर्षण का केंद्र बन रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी, कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चे बड़ी तादाद में बाहर भी पढ़ने जाते हैं। क्या ये एक तरीका है, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ भी अवेलेबल हो तो ब्रेन ड्रेन भी कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन भी कम होगा? क्या इस तरह की नीति आपकी डिपार्टमेंट बनाएगी? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। हमारी देश में 40 मिलियन स्टूडेंट्स आज के दिन में हायर एजुकेशन में है, यानी 4 करोड़ बच्चे हैं। उनमें से सिर्फ 12 लाख बच्चे डिफरेंट कोर्सेस में बाहर जा रहे हैं। उसमें भी हमारी खर्चा बहुत हो रही है। हमें जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें विषय खर्चा घटाने की नहीं है। विषय है ग्लोबल स्टैंडर्ड को। आज एप्पल जिस प्रकार की जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, भारत 1+1 की फेवर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी एआई की यूजी कोर्सेज खोल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी क्वांटम की एडवांस रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं, बायो इकोनॉमी हमारी देश में एक पब्लिक मोमेंटम की ओर जा रहा है। ये सारे ग्लोबल 21st सेंचुरी नॉलेज स्किल्स हमारी एजुकेशन सिस्टम में आने की हमारी इंटरनल इंस्टीट्यूशंस आर क्वाइट कॉम्पिटेंट। मैं आपको 25 इंस्टीट्यूशन ऐसे गिना सकता हूं भारत की जिसकी स्टूडेंट, इसीलिए मैंने कहा ना, आज आईआईटी अबू धाबी में खोला है, आईआईटी जांजिबार में खोला है, आईआईटी खूब शीघ्र हम विश्व की डेवलप इकोनॉमी में भी ले जाएंगे। आईआईएम की, आईआईटी की, एनआईटी की, इंडियन स्टूडेंट्स की, एल्यूमिनस ग्रुप दुनिया के हर एक इकोनॉमी को मदद करते हैं। हमें ग्लोबल बनना पड़ेगा। विश्व की अर्थनीति अभी कोई स्पेसिफिक एरिया में रहने वाला नहीं है। ये फ्लो ग्लोबल होगा। वी डोंट वांट टू मिस द बस। हमारी बच्चों को हमें उस बस में बिठाना ही पड़ेगा। एजुकेशन, स्किल्स और जॉब्स में एक अटूट रिश्ता है।
how do you plan to link your education system to skilling and then from skilling to jobs? Because सबसे बड़ी जो इस वक्त हमारे लिए चैलेंज है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स. आप इसका इंटीग्रेशन और इसका विजन क्या रखते हैं? देखिए, हमारी प्रायोरिटी है, हमें जॉब सीकर भी चाहिए, जॉब क्रिएटर भी चाहिए. 2014 में हमारे देश में हाथ में गिनने वाले स्टार्टअप्स होते थे. आज 1,40,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है. उसमें यूनिकॉर्न भी अच्छे खासे संख्या में बन गए हैं. अच्छे खासा प्रोडक्ट भी भारतीय स्टार्टअप के अंदर से आ रहा है. स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग के कंटिन्यूअस इकोसिस्टम भारत के एजुकेशन सिस्टम में एनईपी ने रेकमेंड किया है. पहली बार क्लास 6 onward, 6 to 12, skill will be a regular subject. Previously, this kind of subject were elective, optional. But for first time, इस बार हमने 6वीं क्लास की नया किताब लाया, उसमें स्किल्स एक अलग सब्जेक्ट बना है. 6, 7, 8 स्किल ओरिएंटेशन होगा. 9, 10 इसमें स्पेसिफिक स्किल की ओर जाएगा. एंड 11, 12 में एकदम फोकस कर देंगे, जीरो राउंड कर जाएंगे. उसके अलावा विश्व में जिस प्रकार की नेचर ऑफ द जॉब चेंज हो रहा है, 2015 में अराउंड 28% जॉब अपना चरित्र बदल दिए. 2028 तक ये लगभग 45% अपने चरित्र बदलेंगे. तब हमारी रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और इनोवेटेबल हो जाएगा. केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, भारत की वर्कफोर्स को रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की ट्रैक में रखना पड़ेगा. भारत की नई पीढ़ी को, भारत के पास आने वाले 25 साल एक एडवांटेज रहेगा यंग पॉपुलेशन के नाते. एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें हमारी देश में आने वाले 25 साल रहेगा. इसी 25 साल में भारत दुनिया की स्किल हब बने. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए, ग्लोबल स्किल सेट्स चाहिए. इसलिए भारत अपने बायलैटरल नेटवर्क के माध्यम से आज भारत की कोई भी विभाग विदेश के साथ बात करता है, कृषि हो, एनिमल हस्बेंड्री हो या ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, एमईए तो उसकी लीड ही करता है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो. ये सारा विषय में एक आज ग्लोबल जॉब मार्केट में भारत की मैन पावर की बहुत ही डिमांड है. उसको भी फुलफिल करने के लिए, जिसके कारण हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ध्यान में आता है, हम अपना स्टैंडर्ड को भी बढ़ाने का काम करते हैं. और भारत में जो निवेश आ रहा है, उनको भी स्टैंडर्ड मैन पावर चाहिए, क्वालिटेटिव मैन पावर चाहिए. इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन में ही स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको एक हिस्सा बना रहा है. और कल जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में 7th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को लॉन्च किए. ये पहले से विषय नहीं था. भारत की नौजवानों को प्रोत्साहित करना, उनको इनोवेटर की ओर ले जाना. आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री जी की विजन के कारण हम देश में खुल पाए. स्कूली बच्चे इनोवेटर बने, जर्मिनेशन शुरू हो उनके मन में. बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम अपने गांव में बैठ के नौका में देखे कि रॉकेट जा रहा है, प्लेन जा रहे, तो रॉकेट साइंटिस्ट बने. आज हमारे देश के बच्चों को हमें उस प्रकार के कल्चर में लाना पड़ेगा. एनईपी उसके बारे में ही कहा है, सरकार उसी को फोकस तरीके पे काम कर रही है. लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि आप एजुकेशन पॉलिसी आरएसएस डिक्टेटेड बना रहे हैं. आप पुरानी इतिहास की किताबें, हिस्ट्री की किताबों को बदलकर अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को डाल रहे हैं. क्या जवाब देंगे उन्हें? देखिए, राहुल गांधी जी को रुचि किस विषय में है, राहुल गांधी जी कह पाएंगे. क्या उनकी समझ है, मैं तो समझ नहीं पाता कभी. अभी जिस भाषा में, क्या क्वांटम के बारे में बच्चों को पढ़ाना, 6th स्टैंडर्ड से उस टर्मिनोलॉजी से जोड़ना, ये आरएसएस की एजेंडा है क्या? और आरएसएस की एजेंडा है तो गलत क्या है? सरकार भारत की बच्चों को
ग्लोबल स्पीयर पे कंपटीशन में जाने के लिए जो चाहे करना वो करेंगे। किसी की आलोचना हमें परामर्श के रूप में हम ले लेते हैं, उसमें हमको बुरा नहीं लगता है। उनको हम उनकी नासमझी में समझी के लिए मेरा पास कोई उत्तर नहीं है। बाकी रहा उनके मन में जो हिस्ट्री की जो थोड़ा बात उन्होंने कहा, क्या वो सोचते हैं ये देश उनकी जागीर है, देश में सिर्फ उन्हीं के खानदान के बारे में पढ़ाया जाएगा, सरदार पटेल के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, देश की सभ्यता के बारे में सिर्फ उनकी जो दृष्टिकोण है नेहरूवियन मॉडल में ही देश को दिखाया जाएगा। एक डेमोक्रेसी है, लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, देश की जो रेनेसांस हुए हैं, ये सभ्यता किसी की दया के पात्र नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। इस दुनिया के लेयर समय समय से बदलते रहा है, नए नए डायनेमिक्स पे आए हैं। उनकी कुंठा है कि उन्होंने बड़े सफलता के साथ एक ही खानदान के आधार पे दुनिया को देखने का और बनाने का उनको एक अभ्यास हो गया है, इंटॉक्सिकेशन उनके अंदर हो गया है, नशा उनमें आ गया है, हम ही हम है। ये सामंतवाद का लक्षण है। उन सामंतवादियों को क्या कहेंगे डेमोक्रेसी में? लोग इसीलिए उनको जहां रखना चाहिए वहीं रखते हैं। राहुल गांधी को नशा आ गया है उन्हीं के परिवार का। हाँ, सत्ता की नशा है ही उनके मन में। उनके मन में आ रही है कौन लोग? उनके शब्द देखिए, उनको बैठने का तरीका देखिए पार्लियामेंट में, उनके आचरण को देखिए। मैं कंटेंट को तो कभी नहीं जाता हूं, किस ढंग से आके रहते हैं, उनके मन में क्या रहता है। ये कैसे चाय बनाने वाले का व्यक्ति को, दिल्ली में नहीं रहने वाला, जिनको कोई रसूखदार नहीं है, ये कैसे लोग यहाँ आके लोगों के सामने बैठ जाते हैं, हमारी जान में बैठ जाते हैं, जहां हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बैठे थे, ये कैसे बैठेंगे? ये जो सामंतवादी मनोवृत्ति है ना, इसको बार बार डेमोक्रेसी उनको अपनी जगह दिखा रही है। ये कष्ट उनके मन में। आप उनका मन भी पढ़ लेते हैं? देश पढ़ चुका है, इसीलिए उनको ही बिठाया है। आप बॉडी लैंग्वेज, उनका मन में क्या ख्याल है? अरे नाविका जी, जिस ढंग से और बैठते हैं, मैं मेरे स्कूल कॉलेज के दिनों में मैं एक बार मेरे प्रोफेसर्स के सामने मैं थोड़ा अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ गया। मेरे जो डिपार्टमेंट की एचओडी थे, मेरे को बाद में 1 घंटा गाली दिए थे कि बड़ों के सामने बैठना कैसे, इसको इतना तो तुमको ध्यान में आना चाहिए। हमारी देश सभ्यता की देश है। मैं किसी की व्यक्तिगत आचरण के बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर आप एक सार्वजनिक जिंदगी में जीना चाहते हो तो आपकी सार्वजनिक शर्त में ही रहना पड़ेगा, और लोगों की विचार सबके ऊपर होती है। प्रधान जी, मैं पूछूंगी कि क्या कारण है कि हमारा देश का जो संसद है वो आज का यंग इंडिया भी देखता है कि वहां आचरण क्या है, और आचरण देखें तो एक तरफ दूसरी तरफ को दोष देता है, लेकिन पार्लियामेंट स्थगित है, पार्लियामेंट में काम नहीं चल रहा, ये देश भर में दिख रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका कारण क्या है, और इस लॉकजैम को तोड़ने का कोई फॉर्मूला है या नहीं? ये सरकार पूरी प्रयास कर रही है विपक्ष के साथ चर्चा करके सदन चले, सदन वितर्क के लिए है, इसलिए तो हमने उसकी रूटीन बनाई है, उसमें विषय डाला है, उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष के पास भी उतनी ही जवाबदेही है। उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा उसमें डिबेट होनी चाहिए, सरकार कुंठा नहीं की, सरकार ने उस चर्चा को स्वीकार किया। 13-14 तय हुआ है लोकसभा में चर्चा होगी, 16-17 को राज्यसभा में चर्चा होगी। हम अपेक्षा रखेंगे, मैं आपकी टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा विपक्ष को, जो आज इकट्ठा नहीं है, उनके वहां तो झगड़ा शुरू हो गया है, इंडी की नेतृत्व कौन करेगा, यह एक उनकी घरेलू बात है। लेकिन लोकसभा चले, राज्यसभा चले, जो ज्वलंत मुद्दा है वो उसके ऊपर चर्चा हो। सरकार सभी प्रकार की चर्चा संविधान के तहत करने के लिए पूरा खुले मन में तैयार है। विपक्ष को भी उस हिसाब से आगे आना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑपोजिशन के बारे में कह रहे हैं, वो मास्क पहनकर आते हैं, बाहर फिल्म बनाते हैं, एक्टिंग होती है, थिएटर होता है, कभी टी शर्ट पर स्लोगन्स लिखे होते हैं, मीम्स होते हैं, कभी बैग बनते हैं, तो नेले पे दहला आज कुछ मंत्री भी ऐसे पोस्टर लेकर पहुंच गए।
ये सिलसिला रुकेगा कहां जाकर, देश की जनता ये जानना चाहती है। यानी संसद गंभीर चर्चा के लिए है, ये सभी के लिए आवश्यक है। तो आप अपने मंत्रियों को, अपने एमपीज को ये हिदायत देंगे? देखिए, हम सब संविधान की और दोनों सदनों की जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में परम आदरणीय स्पीकर महोदय और राज्यसभा में परम आदरणीय सभापति जो देश की उपराष्ट्रपति है, उन दोनों की जो नियमावली है, वो तो आपने मन से कुछ नहीं कहते ना। नियमावली के तहत जो विधेय है उसको सभी के लिए, मैं एक सांसद के नाते, मेरे जो संसदीय जीवन की अनुभव और अनुभूति है, जिन लोगों को मैंने संसद में आया तो अटल जी को हमने देखा है, माननीय आडवाणी जी को देखा है, हमने वी शंकरानंद जी को विपक्ष में देखा है, प्रणब मुखर्जी साहब को देखा है। हम उन लोगों से जो संस्कार लिए हैं, सीखे हैं। संसद वितर्क के लिए है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अस्त्र संसद में वितर्क है। इसको पक्ष विपक्ष दोनों ने स्वीकारना चाहिए। जिंदगी कुछ बदली है आपके लिए? पहले राज्यसभा में, अब लोकसभा में, डिफरेंस क्या है? यानी मैं लोकसभा से शुरू किया, नाविका जी आप भूल रहे हो। आपकी मेरे जब परिचय हुआ दिल्ली में, मैं तब लोकसभा में था। लोकसभा, राज्यसभा, फिर लोकसभा। बीच में मैं राज्यसभा में रहा। बहुत समय, दो टर्म मैंने एक टर्म लोकसभा में रहा, फिर 2 टर्म राज्यसभा में रहा, फिर इस बार लोगों के आशीर्वाद से मैं लोकसभा में आया हूं। लोकसभा होता है। डिफरेंस क्या होता है? देखिए, लोगों की सीधा अपेक्षा, रात को 2 बजे भी फोन आएगा आप उठाने के लिए, और उनको आप उठाओ ना उठाओ, उनको प्रजातंत्र में उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए आपको तंत्र बनाना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं आप 2 बजे इसे फोन उठाओगे, लेकिन लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की जो प्रत्यक्ष दुख कष्ट, उनकी मन की आवेग, एस्पिरेशन, इमोशन, ये सब सीधा आप लोकसभा में जब सदस्य बनते हो तब आपको कंस्टिट्यूएंसी में जाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनसे जब मिलोगे, निश्चित रूप में वे जब आओगे आप हाउस में लौट के, जिस भी भूमिका में आओगे, सत्ता में हो या विपक्ष में, उसकी प्रतिफलन हो ही जाता है। राज्यसभा थोड़ा और परिपक्व तरीके से चीजों को लेके आता है, वो भी एक महत्वपूर्ण सदन है। धर्मेंद्र प्रधान जी, आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ 1 नेशन 1 इलेक्शन का। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन कब तक हो जाएगा? और विपक्ष का कहना है कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, आप 1 नेशन 1 पार्टी बनाना चाहते हैं। अभी तो संसद ही चल रहा है, संसद में सारा विषय चर्चा होगी। ये तो बहुत, आजकल संसद में तो चर्चा हो मैं नहीं तो रही। नियम से चलने वाला हूँ। संसद जब चलती सब है, कुछ तो संसद के बाहर हो रहा है। संसद जब चलती है, इस प्रकार की कोई भी विषय पे संसद में ही चर्चा, अगर कुछ हुआ होगा तो संसद में चर्चा होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप आज विपक्ष को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि संसद तमाशा कम और विमर्श का केंद्र ज्यादा बने? देखिए, भारत एक मजबूत प्रजातंत्र है। हंगामा से, हुड़दंग से इस प्रजातंत्र का अपमान किसी को भी करना नहीं चाहिए। इसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूं। संसद प्रजातंत्र में, फिर मैं कहूं विनम्रता के साथ, वितर्क की महामंच है। उसमें सबके अधिकार है। लोगों ने हमको चुन के भेजा है। विपक्ष को भी लोगों ने, अगर वो 100 है तो उनको भी लोगों ने चुना है। अगर उनके मित्र साथियों को चुना है, उनका भी अधिकार है। सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव के आधार पे, अपने जो राजनीतिक सूझबूझ है, उस हिसाब से लोगों की बात को कहने की जिम्मेवारी बनती है। इसीलिए संसद सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मैं सभी सांसद मित्रों को, विशेष करके विपक्ष के मित्रों को निवेदन करूंगा, उनके मन में जो भी सरकार के प्रति कटुता है, आरोप है, प्रत्यारोप है, ये सब संसद में नियमावली के तहत करे। हुड़दंग मचाने से प्रजातंत्र का अपमान होता है। वो असंवैधानिक काम से निवृत्त होकर संवैधानिक व्यवस्था में आए। लेकिन जिस संसद में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका हो, और आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू पर भी एक प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है तृणमूल कांग्रेस द्वारा, इसमें आपको लगता है कहीं भी सुचारू रूप से संसद चलने की? ये देखिए, कुछ भी विषय छुपा नहीं है। कल भी संसद में हमारे कुछ मित्र साथियों के द्वारा किस प्रकार के शब्द सब लगाए गए हैं। देखिए, अमर्यादित किसी को भी नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति देश की उपराष्ट्रपति है, वो मैं
भी लोकसभा में 2004 से 9 तक था। उस समय में ग्रेट पार्लियामेंट्रियन स्वर्गीय सोमनाथ बाबू स्पीकर थे। उस समय में जो लोग आप रिपोर्टिंग किए हो उनका भी आपका भी एक गैलरी से अनुभव है। हम उस समय से भी लड़के आए हैं। देखो, हम तब भी कभी ग्लानि हमारी मन में नहीं था कि हमको उन दिनों की स्पीकर महोदय ने हमको अनदेखा किया। ठीक है, उनका एक दृष्टिकोण था, हमारा भी एक मत था और हम मत को रखते थे। आज भी मत को, आज जगदीप धनखड़ साहब को कुछ कोई कहे, जिस प्रकार से उनको आज लाया गया है, ये बहुत प्रजातंत्र में बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक देश की विद्वान व्यक्ति है और उनको इस प्रकार कोई भी संविधान की पद में असहमति में स्वीकार करता हूं, आलोचना को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की मन में, मैं फिर नाविका जी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी एक दिवालियापन की दौर में चल रहा है। उसके कारण जो कहते हैं कि एक लोक भाषा में और हिंदी की लोक साहित्य में कहा जाता है, व्यक्ति ने आपा खो दिया है। वो आपा खोने वाले ग्रुप हो चुके हैं कि वो होश में नहीं है कि भाई कर क्या रहे हैं। वो करना चाहिए, वो अपने मन को स्थिर रख के थोड़ा प्रजातंत्र को विश्वास रखते हुए, अगर वो संविधान का किताब जो दिखाते हैं, लेके घूमते हैं ना, उसमें जो 2-4 प्रियम्बल में जो चीज लिखा है उसको अगर पढ़ ले 3-4 बार सुबह सुबह, तब शायद वो संसद में डिबेट के लिए आ जाएंगे। Well, nobody minces their words and least of all you, धर्मेंद्र प्रधान जी। मैसेज क्लियर है, आगे क्या होगा जनता भी देख रही है और हम सब भी देख रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विजन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द यूनियन मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच once again for being here with us.